नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज शख्सियत में बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदेश के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी। शकुंतला जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रदेश की पहली महिला उद्योग मंत्री का दर्जा आपको मिला है, कैसा महसूस होता है? भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने मुझे जो ये सम्मान दिया, ये राजस्थान की पूरी महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक बात है। और इसमें मैं भी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बने, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं का इसमें नेतृत्व कर रही हूँ। बिल्कुल। और प्रदेश की सरकार में किसी प्रदेश उद्योग मंत्रालय बहुत अहम होता है, इसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? उद्योग मंत्रालय एक बहुत बड़ा और जिसपे कहना चाहिए कि पूरे राज्य की नींव स्थापित होती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विजन है, जो विचारधारा है, वो आपको अभी जैसे नया बजट जो पेश हुआ है, उसमें अभी पूरा राजस्थान नहीं बल्कि पूरा देश एक जश्न मना रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किस तरीके का बजट पेश किया है, जिसमें कि हर वर्ग को टच किया है। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कि टच नहीं किया हो, चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो, युवा हो, बच्चे हों, वृद्ध हों। तो ये एक बहुत ही सराहनीय बजट पेश हुआ है। उद्योग के क्षेत्र में देखा जाए कि जो हमारी औद्योगिक नीति और जो कहना चाहिए कि इन्वेस्टर्स के जो फ़ायदा दे सकते हैं, जो कंपनियां अधिक से अधिक स्थापित किस तरीके से हों, ऐसी योजनाएं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी हैं। चाहे रिप्स की योजना हो, जिसमें कि एक उद्यमी को पहले था कि 3 वर्ष तक उसे कोई जांच और इस तरीके की कोई डॉक्यूमेंटली उसकी जांच परख नहीं होगी। अब बढ़ा करके 3 वर्ष को 5 वर्ष कर दिया है कि कोई भी उद्यमी लगाएगा तो उसको 5 वर्ष तक छूट होगी, स्टाम्प ड्यूटी 0 होगी। तो ये जो और जो ब्याज अनुदान राशि है, उद्योग को बढ़ावा इससे मिलेगा, जिस तरह से बहुत सारी घोषणाएं उद्योग को लेकर। बिल्कुल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट को बतौर उद्योग मंत्री आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि ये एक सराहनीय कदम है और इससे एक उद्योग को स्थापित होने में बढ़ावा मिलता है। इन्वेस्टर्स हमारी ओर, यहाँ राजस्थान की ओर आकर्षित हो, ऐसा हमारे सरकार का प्रयास रहता है। और उद्योग से एक तो युवा आत्मनिर्भर बनता है, और राजस्थान हमारा पर्यावरण और भौगोलिक दृष्टि से शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए हम जहाँ भी, जिस भी अदर स्टेट में हम गए हैं, चाहे विदेश में हमारे पूर्व मंत्री महोदय गए थे, तो एक बहुत ही हमें रेस्पॉन्स मिला और हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित उद्यमी हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। एकल खिड़की योजना को किस तरह से प्रभावी बनाएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है वो कागजी कार्रवाई, जो वक्त लगता है उससे परेशान होता है, उससे बचना चाहता है वो। अब इसमें सुधार करके हमारी सरकार ने वन स्टॉप शॉप की घोषणा की है। और वन स्टॉप शॉप में हम कुछ नया करने के लिए, अच्छा करने के लिए 14 विभाग उसके अंदर वहाँ सम्मिलित होंगे। और उद्योग भवन के जस्ट बगल में ही वो ऑफिस बना दिया गया है और उसमें आयुक्त भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर जो भी जो इन्वेस्टर्स अपनी जो डॉक्यूमेंटली पूर्ति चाहेगा, वो मेल टू मेल होगा कि उसे ऑफिस टू ऑफिस चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसको वहाँ से जो मेल से वो अपनी मांग करेगा, जो भी सारे कागज़ कंप्लीट होकर के उसको जो उनका प्रमाण है, पूरा एक सर्टिफिकेट, उन्हें अनुमति जो होती है वो दे करके उन्हें आयुक्त के साइन करके दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई विभाग परमिशन नहीं देता है तो उनकी समय अवधि अलग अलग होती है, नहीं देता है तो आयुक्त को पावर होती है कि आयुक्त उसे कंप्लीटली परमिशन देने के लिए पावरफुल है। तो इस तरीके से हमारा जो वन स्टॉप शॉप है वो एक कारगर स्थापित होगा। बिल्कुल। और राजस्थान सरकार के मिशन निर्यातक बनो योजना जो है वो देश भर में उसकी सराहना भी हो रही है। बिल्कुल। इसे कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या राज है इसके पीछे का कि इतनी सफल भी हुई है? ये इसलिए सफलता की तरफ जा रही है क्योंकि हमारा जो राजस्थान का जो पारंपरिक जो हमारे उद्योग धंधे हैं, जो हस्तशिल्प कला है, हस्तकरघा है,
तो मीनाकारी है। तो ऐसी जो हमारी जो राजस्थान की जो कहना चाहिए कि एक पहचान है उद्योग के क्षेत्र में, चाहे टेक्सटाइल्स का हो, चाहे हमारा तो खादी के उसमें हो, तो ये सारी चीज़ें हम निर्यात करने में सफल राजस्थान रह रहा है। तो ये इसीलिए सफल निर्यातक बनो। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें निर्यात करने के लिए जो सरकार की तरफ से ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल। और सभी जिलों में इन्वेस्टर्स के लिए बेहद अहम कार्यक्रम भी रखा गया और हजारों करोड़ का इन्वेस्ट की उम्मीद थी, उससे ज्यादा ही हुआ है। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या बिल्कुल, हमारा रास्ते बहुत आसान हुए? पिछली 15 तारीख से हमारा सबसे पहला इन्वेस्ट रोड शो राजस्थान का भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल्स का हब है, तो वहाँ से शुरुआत हुई। सभी जिलों में ये एक नया अचीवमेंट है कि अब से पहले और जगह MOU LOI साइन होते थे, लेकिन अब राजस्थान के जो वहाँ का जो छुपा हुआ जो उद्योग धंधा है और जो हमारे पहले से भी स्थापित, चाहे अलवर का जापानी जोन यहाँ पर है, तो और भिवाड़ी है, खुशखेड़ा है, भीलवाड़ा है, पाली है, सिरोही है, उदयपुर है, जोधपुर है, तो सबका अपना अपना जो उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित है। तो जिले के लिए जो एक छोटा एक तहसील लेवल से भी अगर आदमी कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, तो वो भी वहाँ पर MOU साइन कर सकता है। जिला लेवल पे उसको एक सुविधा मिल रही है। ये एक नया अचीवमेंट है। तो इसमें जिलों में भी हमारे हजारों करोड़ के जो सारे निकल कर के आ रहे हैं, लाखों करोड़ के हमारे MOUs और LOI साइन हुए हैं। राजस्थान सरकार ने बहुत इस पे मेहनत भी की है, आप लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, और सबसे अहम है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस कोशिश के तहत रोड शो किए गए हैं और देश विदेश में भी कार्यक्रम किए गए हैं और लाखों करोड़ के MOU साइन भी हुए हैं। इससे लेकर जनवरी में होना था राजस्थान इन्वेस्ट समिट, लेकिन वो कोविड की वजह से टल गया है। अब ये कब होगा? क्या इसे लेकर भी कोई तैयारी है? दूसरा, क्या प्रक्रिया में ये आ चुका है MOU साइन होने के बाद? जो MOUs जो हमारे अदर स्टेट से या अदर कंट्रीज से साइन हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइन हुए हैं, MOU और LOIs जो साइन किए हैं, उनकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी उनकी डॉक्यूमेंटली जो प्रक्रियाएं, वो हमारे वन स्टॉप पे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर अनुमति दी जा रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो आए हैं, साइन हुए, वो अपनी ज़मीनें खरीद कर, जिन्होंने ज़मीन भी खरीद लिया, अधिकतर ने अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। जब समिट राजस्थान का जब हमारा प्रोग्राम होगा, ये जो ओमिक्रॉन एक नई बीमारी के रूप में कोरोना के बाद आया, तो उसके कारण जो जनवरी में होना था उसको आगे स्थगित कर दिया गया है। अब जैसे अभी सदन चल रहा है, उसके बाद में हम जो भी तारीख देखेंगे और सभी से इन्वेस्टर्स जो आएंगे बाहर से, उनसे डिस्कस करके और फिर तारीख जल्दी फिक्स करेंगे। और 22 औद्योगिक स्थापना की यहाँ पर जो घोषणा बजट में की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा, तैयारी इसे लेकर उद्योग विभाग क्या कर रहा है? उद्योग विभाग की ओर से जो रीको की ओर से जो घोषणाएं की गई हैं उनमें, और जो पहले कई MOU साइन हुए, उनके लिए रीको से ज़मीनें आवंटित कर दी गई हैं और ज़मीनें आवंटित होने के बाद में ये प्रक्रियाएं अतिशीघ्र ही लागू हो जाएंगी कि जो उद्यमी जहां पर लगाना चाहता है राजस्थान में, वो अपना उद्यम का काम शुरू करेगा और सबमिट होने पर हम उनका इनॉग्रेशन कराएंगे। तारीखों का कुछ वैसा नहीं कि जैसे 22 से ये तो स्थापना हुई है, लेकिन इससे पहले भी हम जो समिट की बात कर रहे थे, अभी क्या तारीख फाइनल हुई है या आने वाले वक्त में उसे तय किया जाएगा? अभी तारीख तय नहीं करी है, तारीख अभी बाद में तय करेंगे। और राजस्थान सरकार की ही प्लग एंड प्ले योजना है जो बहुत ज़्यादा उसकी भी तारीफ हो रही है, युवाओं को उससे कैसे फ़ायदा मिलेगा? सबसे ज़्यादा युवा को ही फायदा होगा कि युवा जो जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वन स्टॉप शॉप हो, चाहे रिप्स की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग प्रोत्साहन योजना हो, ये जितनी भी योजना है, इनसे हमारे जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंटली सारा सामान इकट्ठा करने का उन्हें 3 साल से 5 साल तक का समय मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा युवा को ही मिलेगा। और राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करने का ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किया CISF की तर्ज पर, तो क्या अब मान लिया जाए कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, आप देखिए कि एक ये नया एक एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक नया एक निकाला है कि हमारी भी एक फोर्स होगी और उद्यमियों की पूरी जो सुरक्षा के लिए, कई कहते हैं भाई इस तरीके का है, लेकिन राजस्थान वैसे शांत प्रिय प्रदेश है, उद्यमियों के लिए इस तरीके की ऐसा घटनाएं सुनने में कम आती नहीं हैं। तो ये जब बन जाएगी नई फोर्स, तो हमारी
इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा और सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक और कंपनियों के लिए भी, एक उद्योग विभाग के लिए भी एक नया अचीवमेंट है। पूरे राजस्थान के लिए भी नई फोर्स एक हमारी तैयार होगी, तो ये नया आयाम स्थापित। और भिवाड़ी और बुरानाना में भी एक नई घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है, इसे लेकर क्या कहेंगे? भिवाड़ी मल्टी-स्टोरेज बिल्डिंग। बिल्कुल, भिवाड़ी हमारा एक हब है, एक औद्योगिक हब है। भिवाड़ी है, निमराना, खुशखेड़ा और ये सारी जगह जो है, टपूकड़ा है, तो पूरा है। और भिवाड़ी में जो घोषणा की गई है, जैसे जापानी जोन है, इसी तरीके से मल्टी स्पेस और एक स्मार्ट सिटी के रूप में भिवाड़ी आगे आएगा। बिल्कुल। और हम क्योंकि जब उद्योगों की बात करते हैं, रीको की भूमिका आप कैसे देखती है, कितनी महत्वपूर्ण है? रीको की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि रीको पूरी भूमि को एक्वायर करके और उसको डेवलप करके एक उद्यमी को देता है। वहाँ पर सारी सुविधाएं अवेलेबल उसको करवाता है उद्यमी को, जो कि उसको मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो रीको एक महत्वपूर्ण तंत्र है। और बतौर उद्योग मंत्री, उद्योगों को लेकर प्रदेश में क्या नवाचार आप करना चाहेंगी, या करने पर विचार है या फिर प्रोसेस में है? नहीं, एक तो हमारा यही रहेगा कि जो भी जैसे वन स्टॉप शॉप है, तो उद्योग भवन के बगल में है, तो मैं खुद जा कर के उसको वीकली चेक करेंगे कि कितने हमारे पास एप्लीकेशंस आई और कितने एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गई हैं, कितनों को हमने पूरी जो उनको सर्टिफिकेट देना वो दे दिया है। तो इस तरीके की जांच करना, और जो नए जो उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो महिलाएं हम आमंत्रित करेंगे, जो अपना पारंपरिक जो उद्योग धंधा स्थापित करना चाहती है, तो उसे जो योजना है उनका लाभ देना। मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग प्रोत्साहन योजना है हमारी, तो ऐसे उनको ब्याज अनुदान राशि और ये सारी चीज़ें देकर के महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, तो प्रत्येक जैसे जगह तहसील वाइज और विधानसभा वाइज जो जगह रीको ने एक्वायर करी हैं, तो वहाँ पर जो छोटा भी कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो वो कर सके, उसे सारी सुविधाएं मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। और क्योंकि एक बेहद अहम मंत्रालय है आपकी जिम्मेदारी, उसमें भी महिला उद्योग मंत्री होने के नाते महिलाओं की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमें भी मौका मिल सके और जो दिक्कतें आती हैं उसको आप समझ सके। बहुत सारे और भी सवाल हैं शकुंतला जी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शकुंतला रावत जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शकुंतला जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम क्योंकि चर्चा करें तो उद्योगों को लेकर भी, उद्योग मंत्री होने के नाते जिम्मेदारियां भी बहुत है और बहुत सारी प्लानिंग भी होगी इसे बेहतर करने की। लेकिन 2022 में बजट में जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, उससे उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, इसे लेकर भी क्या तैयारी और कितना फोकस रहेगा कि बजट को एग्जीक्यूट किया जा सके? आप 6 महीने के अंदर देखेंगे कि हमारा बजट जो पिछली जो हमारी घोषणाएं थी वो सारी पूरी हुई, लेकिन कोरोना काल के कारण, कोरोना में लॉकडाउन लगना, एक वैश्विक महामारी और राजस्थान सरकार का जो प्रबंधन था वो इतना सराहनीय रहा कि पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का प्रबंधन सराहनीय रहा। तो जो असर पड़ा उसको देखते हुए जो उद्योग क्षेत्र में जो हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ थी, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां थी जो तहसील लेवल पर थी, तो वो कंपनियों को बंद पूर्ण रूप से नहीं किया गया था कि लेबर वहाँ की पूरी श्रमिकों को वहाँ पर कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा। तो ये राजस्थान की जो प्रबंधन रहा उससे हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जैसा कि अदर स्टेट में हुआ। और अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद में सारा काम सुचारू रूप से चलाने में जो सरकार का जो योगदान रहा, जो श्रमिकों के लिए जो योगदान रहा या कंपनियों के लिए जो योगदान रहा, जो सुविधाएं थी, तो उनमें ऐसा असर नहीं पड़ा। और अब जो नया जो हमारी नई योजनाएं हैं, चाहे रिप्स में एक 2 साल और बढ़ा दिए 3 साल की जगह, तो ऐसी योजनाएं, ब्याज अनुदान राशि योजनाएं हैं, तो लोन देना है, तो इस तरीके की योजनाओं को देख करके अभी 6 महीने में या जब भी हमारा समिट राजस्थान होगा तो आप देखेंगे कि उसमें इनॉग्रेशन होगा। राजस्थान सरकार की योजनाओं को देखते हुए अदर स्टेट का उद्यमी आकर्षित हुआ है यहाँ पर आने के लिए। प्राकृतिक एक पर्यावरण की जो शुद्धता है उसको देखते हुए तो एक नया आयाम राजस्थान स्थापित करेंगे। आप देखें, बड़ी घोषणाएं की गई है, घोषणाओं की तारीफ सब कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल विपक्ष या कुछ लोग उठा रहे हैं वो इस बात को लेकर कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रहेगा। और उस पर भी
विधानसभा चुनाव अगले साल है, ऐसे में किस तरह की चुनौती आप देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि या एश्योर कर रही हैं आपके बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, सरकार ने घोषणा की है तो इसे करके दिखाना है, या दिखाएंगे? बिल्कुल, सरकार ने जो घोषणा करी है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी हैं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो आलोचना करें, लेकिन जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी घोषणाएं हैं, वो आप देखेंगे कि जितनी भी पहले जो घोषणाएं हुई थी तो वो सारी की सारी, चाहे नगर पालिका हो, कोर्ट खोलना हो, सड़कें बनाना हो, अस्पताल क्रमोन्नत करना हो, स्कूल क्रमोन्नत करना हो, और तो वो सारी योजनाएं धरातल पर उतर गई हैं, सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो ऐसी कोई बड़ी घोषणा कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुई है। अब 2 साल के कोरोना होने के बाद में हमारी घोषणाएं धरती पर उतरी हैं, तो ये सबसे बड़ा एक सरकार का मैं मानती हूँ कि एक अचीवमेंट है कि सारी घोषणाएं, और जो अब हुई है आप उनको देखना, 6 महीने में ही सारी घोषणाएं इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं लोगों का वो क्या जवाब है, मिल जाएगा काम से। विपक्ष के पास में कुछ बचा नहीं है। अब उनके पास में कुछ नहीं बच रहा है कि किस तरीके से वो मतलब एक सवाल उनके पास नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार पे, मुख्यमंत्री महोदय पे कोई सवाल उठाएं। उनके पास कुछ बचा ही नहीं, कोई विषय ही नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा बजट पेश किया है कि राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत देश आज जश्न मना रहा है, राजस्थान पूरा जश्न मना रहा है। चाहे किसानों की योजनाएं हो, चाहे छात्र छात्राओं की हो, और ये उद्योग के क्षेत्र में सब्सिडी की योजना हो, ब्याज की हो, चाहे छात्रवृत्ति की हो, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं हो, चाहे दिव्यांग के लिए हो, वृद्ध के लिए हो, विधवा के लिए हो, पालनहार योजना हो, तो इतनी सारी योजनाएं एक एक करके ऐसी, जो कि अब बोलने के लिए कुछ पॉइंट बचा नहीं, और सारी इंप्लीमेंट होने वाली योजनाएं आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होंगी। अलवर के बानसूर की नुमाइंदगी आप करते हैं, और अलवर जो कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं, चर्चाओं में रहा है महिला अपराध को लेकर। महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते आप क्या सोचती हैं, किस तरह के जब मामले सामने आते हैं, इंसाफ की बात होती है या फिर सवाल उठते हैं, होना क्या चाहिए? जो ये घटनाएं होती हैं या हो रही हैं, कई बार इसमें प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से, जैसे ही एसपी महिला है तो जैसे ही उसको जानकारी मिली, तुरंत खुद मौके पर गई और हॉस्पिटल उसको भर्ती करवाया, और वहाँ से तुरंत रेफर करके जयपुर में भर्ती किया, और उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट की पूरी निगरानी रखी गई। तो ऐसी कोई भी घटना में सरकार संवेदनशील है, और बिल्कुल ऐसा कोई घटना नहीं घटे, इस पे भी पूरा पुलिस फोर्स है, प्रशासन है, पूरा सजग रहता है, कोशिश करता है कि भाई अच्छे से अच्छा काम किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि अब घटना जो घट गई उस पर भाई नहीं सरकार ने कोई कार्रवाई करी हो, त्वरित गति से कार्रवाई हुई है सारी। बाकी तो अब विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। और राजस्थान में मंत्रिमंडल में जब गठन भी हुआ, नाम भी यहाँ पर सामने, 3 महिला मंत्री हैं। आपको नहीं लगता कि ये तादाद कुछ और बढ़नी चाहिए, जहाँ महिलाओं के हक की बात की जाती है, बराबरी के हक की बात कही जाती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लगता है कंजूसी हो गई? ऐसा नहीं है, 3 है और बाकी और भी बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं को सम्मान देती है, तभी तो हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। और कांग्रेस पार्टी है जिसने कि जो महिलाओं का, चाहे पंचायत राज हो, नगर निगम हो, जिनमें रिजर्वेशन किया, जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, मेयर हो, ये बन रही है। तो आज पंचायत राज और ये सारे रिजर्वेशन से बन रही है। ये किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। युवा को वोट डालने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं तो आज महिलाएं यहाँ होती नहीं। नीचे से प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख बनते बनते एक एमएलए और एमपी तक महिलाएं पहुंच रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सोच सकती है तो कांग्रेस पार्टी सोच सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल में 1-2 और आ सकती नहीं अगर इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता, और कितने भी आ सकते हैं। चलिए ठीक है। क्योंकि अब चुनाव जीतकर आप, लेकिन मेवात की जो सियासी संग्राम है वो कितना मुश्किल था आपके लिए जीतना, जिस तरह से शुरुआत की और यहाँ तक पहुँचे? मेरा पहला चुनाव 95 में जिला परिषद मेंबर का था, उसके बाद में फिर जिला परिषद मेंबर का था, फिर एक चुनाव डिफीट कर गए, फिर लगातार अपन जीत रहे हैं 2 चुनाव। तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कठिन इसलिए हो जाता है कि सामने लड़ने वाले पुरुष भाई होते हैं। तो संघर्ष तो वैसे कोई भी अगर महिला किसी भी मुकाम पे अगर पहुंचती है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के आधार पे और अपने काम के आधार पे, अपनी सेवा के आधार पे मैं मानती हूँ कि मेरा जो काम है, और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है वो मुझे आज यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बहुत सहयोग रहा है। और अगर पार्टी की तरफ से मुझे ये सम्मान नहीं मिलता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को बहुत सम्मान देती है,
और आगे भी, और अब रिकॉर्ड भी पीछे से भी उठा के देखेंगे तो महिलाओं को सम्मान देने वाली कांग्रेस पार्टी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं। बिल्कुल। आप एक चीज और देख रहे होते हैं, आप अक्सर बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहती हैं, इसकी कोई खास वजह है क्या? बीजेपी नेताओं को ये लगता है कि भाई कोई भी बोलो मत, उनका जो वो पॉइंट उठाते हैं उस पर कोई टोको मत उनको, वो बोल रहे हैं जो सही है, गलत को भी वो सही साबित करना चाहते हैं। तो मेरा थोड़ा ये रहता है कि भाई ऐसे कैसे। तो पिछली बार जब विपक्ष में थी तो सामना ज़्यादा उनका करना पड़ता था मुझे, महिला एक होने के नाते कांग्रेस पार्टी से पिछली बार मैं एक थी, तो इसलिए उनको ये लगता है कि भाई कोई विपक्ष में बोले नहीं। मेरा मानना है कि बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि गलत को भी सही साबित करो, बोलना है, बस आपको बोलना है, सही बात को सुनने ही नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ बोलने का ही वो काम करते हैं, काम का एक भी काम नहीं करते। चाहे भारत सरकार हो तो ऐसा कोई काम नहीं है जो धरातल तक भारत सरकार का बजट में राजस्थान की एक भी कोई बेनिफिट मिला हो। 25 MP हैं, यहाँ के मंत्री हैं, सांसदों की तरफ से या कोई भी किसी की तरफ से एक राजस्थान को एक नई कोई योजना मिली हो, बल्कि जो भारत सरकार की जो योजनाएं थी उनमें हर योजना में कटौती करी है, चाहे समाज कल्याण की हो, चाहे महिला बाल विकास की हो, चाहे जल जीवन की जो केंद्र सरकार से मदद और साथ मिलना चाहिए वो राज्य को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। लेकिन बतौर उद्योग मंत्री केंद्र से आपकी उम्मीदें क्या हैं कि होना चाहिए? केंद्र सरकार से उम्मीदें रखना ही मेरे को लगता नहीं है कि कोई एक संभव होगा, असंभव सी बात होगी कि केंद्र सरकार से हम कोई उम्मीद कर सकें कि वो जैसे उद्यमियों को कोई नई चीज़ या नया आयाम दे सके। आपने बजट पढ़ा होगा कि उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो कि हमारे राजस्थान को या किसी भी स्टेट के उद्यमी को या किसी रोजगार स्थापित करने के लिए किसी युवा को, किसी महिला को कोई बेनिफिट देने की एक भी योजना बनाई हो। जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे फोर्स की बनाई है, चाहे महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बनाई है, चाहे सब्सिडी की बनाई है, तो इतनी सारी योजनाएं जो है वो भारत सरकार की सोच में नहीं है। बानसूर आपका जो क्षेत्र है, इतनी ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उस पर कितना फोकस रहता है, या पहले से कम हो गया है या और ज्यादा? नहीं, बानसूर जो है वो एक मेरा परिवार है, और बानसूर का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चा मैं मानती हूँ कि मेरे परिवार का सदस्य है। तो इंसान सब कुछ भूले लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं भूलता है। तो बानसूर को ऐसा नहीं है कि कोई कम महत्वपूर्ण बानसूर है तभी हमें, तो बानसूर के लिए उतना ही समय है। और पूरा मेरा कोई मिलने का ऐसा समय निर्धारित नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक है। जब भी कोई आदमी आएगा तो मिलेगा। बाकी मैं छुट्टी जैसे ही होती है तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, अभी रात को ही वहीं से आई हूँ, तो बानसूर प्रथम स्थान पे है और अभी भी घर पे भी बैठे हैं। तो लोगों का ही घर है, मैं मानती हूँ बानसूर की जनता का ही घर है। वो जब तक चाहे रुकें, कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ, कभी भी मिले, बानसूर की जनता और पूरे राजस्थान की जनता सब स्वयं मंत्री है, मैं सेवक हूँ उनकी, सिर्फ सेवक बन के ही सेवा करना। चलिए, और वैसे तभी जनता का साथ ही होता है और सेवा करने का मौका तभी भी मिलता है। लेकिन मिशन 2023 को लेकर तैयारी क्या, और वो इसलिए क्योंकि अब जब भी किसी को कोई बयान या कोई बड़ी घोषणाएं होती है 2023 का जिक्र होता है, तो तैयारियां क्या? 2023 में आप देखेंगे, पहले अभी जो उपचुनाव हुए उनमें आपने रिजल्ट देख लिया है कि जनता का रुझान पूर्ण रूप से, एक आम व्यक्ति चाहे चाय की थड़ी हो, बस स्टैंड हो, बड़ा व्यापारिक कोई शॉप हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ और सिर्फ चर्चा है कि कांग्रेस आ रही है, मुख्यमंत्री दोबारा बन रहे हैं, अशोक गहलोत जी की सरकार आ रही है। सिर्फ यही शब्द आपको सुनाई देंगे हर व्यक्ति के मुंह से, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी वर्ग का बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाला ये नहीं, ये सिस्टम आपके टूट जाए। निवेशकों और उद्यमियों को के लिए आपका मैसेज क्या है? जो भी अपना उद्योग धंधा स्थापित करने चाहे, सरकार से आप जो भी उम्मीद रखते हैं, हमारी योजनाओं को देखते हुए मैंने एक एक योजना का जिक्र भी किया है, तो आप की जो भी कामना होगी वो हम उद्योग से संबंधित जो भी समस्या होगी उसका निराकरण जल्दी से जल्दी होगा। और उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए जो सरकार की तरफ से आपकी सोच है उसे हम पूरा करेंगे, और आपको कहीं किसी तरीके की असुविधा नहीं होगी। जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने फोर्स भी अब अलग से बना दी, इससे बड़ा तो कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो आप अपना उद्योग धंधा यहाँ स्थापित करें, स्वागत है। शकुंतला जी, बहुत ही शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए, क्योंकि सबसे अहम होता है एक उद्योग मंत्रालय
उसमें भी जब ये जो कमान है वो किसी महिला को सौंपी जाए तो उम्मीदें महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में उम्मीद यही कि जैसा कि आप कह भी रही हैं कि बजट में जो घोषणाएं की हैं 6 महीने बाद वो नज़र भी आएगा कि कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट किया गया है, ताकि सवाल भी ना हो सके। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शकुंतला रावत जिन्होंने साफ कहा है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, कोशिश यहाँ पर सरकार की है। और ये जो प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं 6 महीने साल भर के अंदर आपको अंतर भी नजर आएगा, और इसलिए बार बार स्वागत निवेशकों का भी प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।